नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 25। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न लेंगे, सभी ऑप्शंस को हम यहां पर एक्सप्लेन करेंगे। यानी एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे। महत्वपूर्ण सारे टॉपिक जितने भी यहाँ पर रखे गए हैं, जितने भी टॉपिक से हम प्रश्न लेकर आए हैं, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। हर एक ऑप्शन जो है महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। आपको बताना है दूरबीन का आविष्कार किसने किया। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया। क्वेश्चन नंबर 1 का पहले राइट आंसर बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गैलीलियो ने। तो दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे गैलीलियो ने। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे थॉमस एडिसन ने किसकी खोज की थी, तो आप बताएंगे ग्रामोफोन की। किसकी यहाँ पर खोज की थी, तो आप बताएंगे ग्रामोफोन की। तो ग्रामोफोन आप याद रखेंगे। ग्रामोफोन के आविष्कारक कौन है, तो आप बताएंगे थॉमस एडिसन है। ठीक है, अगला यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन सी, ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ने किसकी खोज की थी, तो आप याद रखेंगे एटम बम की। अगर हिंदी में आता है तो एटम बम, अगर इंग्लिश में आता है तो एटम बम, अगर हिंदी में लिख के आता है तो आपको लिखना पड़ेगा परमाणु बम। ठीक है, याद रखना है। तो इस तरीके से ऑप्शन जो है आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगला ऑप्शन देखेंगे, एडवर्ड बटलर ने किसकी खोज की थी, तो आप बताएंगे मोटरसाइकिल की। किसकी खोज की थी, तो आप बताएंगे मोटरसाइकिल की खोज की गई। अब ध्यान रखेंगे, एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे। देखिए दूरबीन की खोज किसने की, तो आप बताएंगे गैलीलियो ने। थॉमस एडिसन ने ग्रामोफोन की यहाँ पर खोज की। ओपेनहाइमर ने एटम बम, जिसे हम कहते हैं परमाणु बम, तो परमाणु बम या एटम बम की खोज किसने की, तो आप बताएंगे ओपेनहाइमर ने। एडवर्ड बटलर ने किसकी खोज की, तो आप बताएंगे मोटरसाइकिल की खोज की। ठीक है, तो इस तरह से हमारे चारों ऑप्शन जो है एक्सप्लेन हो गए यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 2। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बताना है रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से राइट आंसर अपना बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्कोनी ने। तो ध्यान रखेंगे रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो आप बताएंगे मार्कोनी के द्वारा रेडियो का आविष्कार किया गया। अब देखिए यहाँ पर एलियास होवे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिलाई मशीन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप याद रखेंगे एलियास होवे। तो सिलाई मशीन याद रखना है। ठीक है, तो सिलाई मशीन की खोज किसके द्वारा की गई, तो एलियास होवे के द्वारा की गई। अब है ग्राहम बेल, यह भी महत्वपूर्ण है। तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन की यहाँ पर खोज की थी। किसकी, टेलीफोन की खोज किसके द्वारा की गई, तो आप बताएंगे ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन की खोज की गई। अगला ऑप्शन आता है यहाँ पर जोहान्स गुटेनबर्ग। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज किसने की थी, प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो प्रिंटिंग प्रेस की खोज जो है किसके द्वारा की गई, तो आप बताएंगे जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा। इस तरह से 2 क्वेश्चंस में टोटल हमने 8 यहाँ पर आविष्कार से संबंधित प्रश्नों को हमने यहाँ पर देखा है। ठीक है, तो एक प्रश्न में 4 प्रश्न बन रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसीलिए कंप्लीट देखें। और सारे जितने भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं सारे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है तो लाइक जरूर करना, शेयर भी कर देना। देखिए रेडियो का आविष्कार तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेडियो का आविष्कार मार्कोनी के द्वारा किया गया। सिलाई मशीन का आविष्कार एलियास होवे के द्वारा किया गया। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल के द्वारा किया गया। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया, तो आप बताएंगे जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा किया गया। अगला देखेंगे प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना है भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 24 दिसंबर। तो 24 दिसंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पर 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। 10 दिसंबर को मानवाधिकार क्या मनाया जाता है, मानवाधिकार दिवस। ठीक है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद ये रखना है। अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पर डेट जो दिया गया है 26 नवंबर। तो 26 नवंबर को
क्या मनाते हैं? तो ध्यान रखना है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, संविधान दिवस। ठीक है, तो याद रखना है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, सॉरी यहाँ पर दुग्ध लिखना था, दिवस। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखना है 26 नवंबर को 2 दिवस मनाए जाते हैं। एक तो होता है संविधान दिवस मनाया जाता है, दूसरा है यहाँ पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर जो डेट है यह भी महत्वपूर्ण है, तो विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाएगा? विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे 19 नवंबर को मनाया जाता है। तो इस तरह से 4 दिवस हमने पढ़ लिए, ये महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 4। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का आप राइट आंसर बताएंगे। देखिए 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 मार्च को। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान रखना है, विश्व वानिकी दिवस। क्या मनाया जाता है? तो आप बताएंगे विश्व वानिकी दिवस जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। एक और दिवस है जो कि महत्वपूर्ण है, 21 को ही मनाया जाता है, विश्व कविता दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कविता दिवस। ठीक है, तो विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को ही मनाए जाते हैं। 22 मार्च भी इम्पॉर्टेंट है, विश्व जल दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? तो आप बताएंगे विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 24 मार्च भी डेट इंपॉर्टेंट है, विश्व क्षय दिवस, यानी विश्व टीबी रोग जिसे कहते हैं, विश्व क्षय दिवस, क्षय रोग दिवस। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट दिवस थे और इसमें यहाँ पर लिख लेते हैं, अगर समझना है तो टीबी याद रखिएगा, टीबी दिवस रोग जो है मनाया जाता है। तो देखिए 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस हो गया और विश्व कविता दिवस, दोनों दिवस जो है 21 मार्च को मनाए जाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस या विश्व टीबी दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 5। देखिए अजरबैजान की राजधानी क्या है? तो आपको बताना है इसमें से अजरबैजान की राजधानी का नाम। ठीक है, तो अजरबैजान की राजधानी का नाम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाकू। तो अजरबैजान की राजधानी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे बाकू। अगर इसकी मुद्रा का नाम पूछ लेता है, मुद्रा, तो याद रखिएगा मनात नाम है। क्या नाम है? मनात, अजरबैजानी मनात। तो उसमें मनात शब्द मिलेगा, अजरबैजान तो लगा ही होगा, अजरबैजानी मनात, ये मुद्रा है इसकी, किसकी? अजरबैजान की। ठीक है, तो अजरबैजान की राजधानी बाकू याद रखिएगा। अगला है यहाँ पर बगदाद। तो बगदाद ये किसकी राजधानी है? तो आप बताएंगे इराक की है। ठीक है, सॉरी, देखिए इराक की राजधानी का नाम क्या है? तो आप बताएंगे बगदाद। ठीक है, ये इराक की राजधानी है। अगर इसकी मुद्रा पूछ लेता है तो मुद्रा याद रखिएगा ईरानी दीनार। क्या नाम होगा इसका? ईरानी दीनार। तो दीनार यहाँ पर इसकी मुद्रा है, कहाँ की? तो आप बताएंगे इराक की। तो इराक की राजधानी बगदाद और इसकी मुद्रा दीनार हो जाएगी। दोहा किसकी राजधानी है? तो दोहा आप बताएंगे कतर की राजधानी है। दोहा किसकी राजधानी है? तो बताएंगे कतर की। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे रियाल। इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो आप बताएंगे रियाल है यहाँ पर मुद्रा। अगला है अंकारा। अंकारा किसकी राजधानी है? तो आप बताएंगे तुर्की की है। किसकी राजधानी है? तो आप बताएंगे तुर्की। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? तो आप याद रखेंगे लीरा। ठीक है, तो तुर्की की यहाँ मुद्रा क्या है? तो आप बताएंगे लीरा। और तुर्की की राजधानी अंकारा। कतर की राजधानी का नाम क्या है? दोहा। और कतर की मुद्रा क्या है? रियाल। और इराक की राजधानी का नाम है बगदाद और इराक की मुद्रा का नाम है ईरानी दिनार। अजरबैजान की राजधानी का नाम है बाकू और इसकी मुद्रा का नाम है अजरबैजानी मनात। ठीक है, तो ये मनात शब्द याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 6। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? तो आपको बताना है कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम। मुद्रा का नाम पूछा गया है तो मुद्रा का नाम बताना है। ठीक है, अब देखिए मुद्रा का नाम यहाँ पर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर
6 का करेक्ट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर है कजाकिस्तानी तेंगे। ठीक है, तो ये इसमें देखिए कजाकिस्तान में कजाकिस्तानी मिलेगा और ये तेंगे शब्द याद रखिएगा। तेनगे हो सकता है या तेंगे, ये दोनों में से शब्द लिखे होंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब डेनिश क्रोन किसकी मुद्रा है? ठीक है, तो यहाँ बताना है डेनिश क्रोन किसकी मुद्रा है, तो आप बताएंगे डेनमार्क की है। कहाँ की है? डेनमार्क। ठीक है, इसी के नाम में छुपा हुआ है कुछ यहाँ से डेनिश क्रोन। तो डेनिश से डेनमार्क याद रखिएगा, इनकी मुद्रा है। और इनकी राजधानी का नाम क्या है? अब राजधानी याद रखिएगा, यहाँ पर लिखे दे रहे हैं राजधानी। अब ये भी थोड़ा सा यहाँ पर साथ में पढ़ लेते हैं। इसकी राजधानी का नाम बताएंगे तो देखेंगे कोपेनहेगन। क्या नाम होगा? कोपेनहेगन। तो कोपेनहेगन जो है ये राजधानी है, किसकी है? तो आप बताएंगे डेनमार्क की है। मुद्रा पूछें तो डेनिश क्रोन याद रखिएगा। अगले हैं स्विस फ्रैंक। तो स्विस फ्रैंक जो है ये स्विट्जरलैंड की मुद्रा है। कहाँ की है? तो आप बताएंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड याद रखना है, स्विट्जरलैंड। ठीक है, अब स्विट्जरलैंड की राजधानी का नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो याद रखना है बर्न। क्या नाम है राजधानी का? तो बर्न याद रखना है। ठीक है, तो बर्न हो जाएगा। अगली है स्वीडिश क्रोना। स्वीडिश क्रोना ये मुद्रा जो है किसकी है? तो आप याद रखेंगे स्वीडन की है। कहाँ की है? स्वीडन की। स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडिश क्रोना, इसी के नाम से यहाँ पर इसमें छुपा हुआ है। अब देखिए इसकी राजधानी का नाम क्या है स्वीडन की? स्टॉकहोम। ठीक है, तो स्टॉकहोम तो यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, इसकी राजधानी है। तो इस तरह से हमने देखा कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम था कजाकिस्तानी तेंगे, और इसकी राजधानी अगर आपसे पूछ लेता है यहाँ पर राजधानी इसका डेनिश। अब देखेंगे डेनमार्क की मुद्रा क्या है, तो आप बताएंगे डेनिश क्रोन है, और डेनमार्क की यहाँ पर राजधानी का नाम है कोपेनहेगन। अब देखिए स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक। अब इसकी जो राजधानी है वो है बर्न। स्वीडन की जो मुद्रा है वो स्वीडिश क्रोना है, और स्वीडिश की जो राजधानी है वो स्टॉकहोम है यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपको बताना है बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अश्वघोष। देखो बुद्ध चरित्र पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। अब वात्सायन के द्वारा कोई पुस्तक लिखी गई होगी जो कि महत्वपूर्ण होगी, तो आप लोगों को बता देते हैं। वात्सायन की महत्वपूर्ण जो पुस्तक है वो है कामसूत्र। क्या नाम है उसका पुस्तक का? तो आप बताएंगे कामसूत्र। ठीक है, विशाखादत्त की जो यहाँ पर ही विशाखादत्त की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम है मुद्रा राक्षस। क्या नाम है? तो आप याद रखेंगे मुद्रा राक्षस। जो यहाँ पर पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे विशाखादत्त के द्वारा लिखी गई। हर्षवर्धन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि आप लोगों को याद रखनी है। तो देखिए यहाँ पर याद रखना है प्रियदर्शिका। क्या नाम है इस पुस्तक का? प्रियदर्शिका। एक और पुस्तक इनकी महत्वपूर्ण है जो है रत्नावली। क्या नाम है उसका? रत्नावली। ये 2 पुस्तक जो हैं हर्षवर्धन की हैं, याद रखना है। देखिए बुद्ध चरित्र पुस्तक किसकी है? तो आप बताएंगे अश्वघोष की है। वात्सायन की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो आप बताएंगे कामसूत्र। तो कामसूत्र के लेखक कौन है? वात्सायन है। विशाखादत्त की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो मुद्रा राक्षस है। हर्षवर्धन की प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी हैं? तो एक याद रखेंगे प्रियदर्शिका, दूसरी पुस्तक है रत्नावली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। चंदबरदाई की कृति कौन सी है? तो आपको बताना है चंदबरदाई की इसमें प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बताना है, कौन सी कृति इसमें से है। क्वेश्चन नंबर 8 का आप राइट आंसर बताएंगे। 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज रासो ये किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे चंदबरदाई के द्वारा लिखी गई। अब यहाँ पर जो पुस्तक है मिच्छात्रा, ठीक है, तो यहाँ पर मिच्छात्रा पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? इनके राइटर कौन हैं? तो इनके राइटर हैं विज्ञानेश्वर। कौन है? विज्ञानेश्वर, याद रखना है। तो ये पुस्तक जो है विज्ञानेश्वर के द्वारा मिच्छात्रा पुस्तक जो है लिखी गई है। ठीक है, इंडिका पुस्तक के राइटर कौन हैं? तो आप याद रखेंगे मेगास्थनीज हैं। कौन है? मेगास्थनीज। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर राइटर हम लिखवा रहे हैं। सौंदर्य लहरी जो पुस्तक है किसके द्वारा
लिखी गई, तो आप याद रखेंगे शंकराचार्य, शंकराचार्य। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ पर राइटर लिखाए जा रहे हैं, ये महत्वपूर्ण पुस्तक जो है यहाँ पर आपको लिखवा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार रिवाइज कर ले देंगे। चंद बरदाई की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, तो आप बताएंगे पृथ्वीराज रासो है। मिछात्रा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई। इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई। सौंदर्य लहरी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो आप बताएंगे शंकराचार्य के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 9। कौन सा सामाजिक माध्यम यानी सोशल मीडिया नहीं है, तो सामाजिक माध्यम यानी सोशल मीडिया इसमें से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टेलीविजन। देखिए यहाँ पर सामाजिक माध्यम यानी सोशल मीडिया नहीं है, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीविजन जो है नहीं आता है इसके अंतर्गत। बाकी ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये तीनों के तीनों हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण इनके पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि ट्विटर के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ट्विटर की स्थापना याद रखिएगा किस सन में हुई थी, 2006 में हुई थी, ठीक है। अब देखिए मुख्यालय पूछ सकता है इसका ट्विटर का। अब ट्विटर को अब एक्स प्लेटफॉर्म के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका जो मुख्यालय है, तो मुख्यालय आपको याद रखना है, ठीक है। प्रश्न यहीं से बन सकता है। देखिए मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को याद रखना है। सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर यानी एक्स प्लेटफॉर्म का मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए इनके जो चेयरमैन का नाम पूछ ले, अगर चेयरमैन कौन है, ठीक है, तो चेयरमैन का नाम अगर पूछ लेता है, एलन मस्क को याद रखना है, एलन मस्क। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने यहाँ पर लिखवा दिए। अब देखिए व्हाट्सएप जो सोशल मीडिया हमारा प्लेटफॉर्म है, इसकी स्थापना कब हुई थी, अगर ये पूछ लेता है तो आप याद रखेंगे 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कि इसकी स्थापना जो है 2 लोगों ने मिलकर की थी। एक ब्रायन एक्टन थे, नाम लिखे दे रहे हैं, याद रखना है ब्रायन एक्टन, ठीक है, एक्टन, ब्रायन एक्टन। और इनके साथ सहयोगी संस्थापक जो थे जॉन कॉम थे। कौन थे, जॉन कॉम, ठीक है। ये दोनों लोग इनके संस्थापक थे। अगर पूछ लेता है इनका मुख्यालय कहाँ पर है, तो अब याद रखेंगे कैलिफोर्निया, याद रखेंगे कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया में इनका मुख्यालय है। अब देखिए फेसबुक आता है, फेसबुक की स्थापना अगर पूछ लेता है तो 2004 में फेसबुक की स्थापना हुई थी। इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप याद रखेंगे कैलिफोर्निया में। कहाँ पर है, कैलिफोर्निया में, तो कैलिफोर्निया यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, इसका भी मुख्यालय यहीं पर है। अगला एक्स्ट्रा हम बता देते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म, जहाँ से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं। अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म की बात करें, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखेंगे 2005 में हुई थी। इसका भी मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो कैलिफोर्निया ही लगाना है, ठीक है। इस तरह से कुछ सोशल मीडिया के महत्वपूर्ण यहाँ पर हम प्रश्नों को बताया है, तो ये इंपॉर्टेंट थे, इन्हें जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 80 सीटें हैं। कितनी हैं, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 80 सीटें हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे 31 क्या है, ठीक है, तो ये राज्यसभा सीटें हैं। कैसी हैं, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है अगर पूछे आपसे, तो आप बताएंगे राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 31, ठीक है। उत्तर प्रदेश की बात चल रही तो सब उत्तर प्रदेश का डाटा यहाँ पर है। अब देखिए 100 क्या है, 100 को याद रखना है विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है, तो विधान परिषद में सदस्यों की कितनी है, तो होती है, तो आप बताएंगे 100 होती है। कितनी होती है, 100 होती है, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पर 80 तो आप लोगों को बता ही दिया, लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी, 80 थी, ठीक है। अब देखिए 10 जो हमने लिखा है यहाँ पर, यह भी महत्वपूर्ण है। राज्य में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, ठीक है, तो राज्य में राष्ट्रपति शासन
ठीक है, शासन कितनी बार लगा, तो आप बताएंगे 10 बार। कितनी बार? 10 बार। ये महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमने एक प्रश्न में 4 ऑप्शन जो रख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन जो हैं इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 11। उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य एवं देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? प्रश्न संख्या 11। 11 का राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश और देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश कहो, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री या देश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम बताएं, किसी भी तरीके से पूछे तो आपको वही राइट आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुचेता कृपलानी। ठीक, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप बताएंगे सुचेता कृपलानी। अब देखिए महत्वपूर्ण ऑप्शन दिया गया यहाँ पर सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 11, सरोजिनी नायडू प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये हमारे उत्तर प्रदेश कहें या देश की पहली महिला राज्यपाल कौन रही हैं? तो आप बताएंगे सरोजिनी नायडू। यहाँ पर ये रही हैं देश की प्रथम महिला राज्यपाल। ठीक है, याद रखना है राज्यपाल। ठीक है, महत्वपूर्ण था। आनंदीबेन पटेल, ये भी नाम महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसीलिए हमने लिखा है। ठीक है, आनंदीबेन पटेल जो हैं ये वर्तमान में उत्तर प्रदेश की वर्तमान में ये राज्यपाल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की। ठीक, उत्तर प्रदेश की वर्तमान में कौन है? तो आप बताएंगे राज्यपाल हैं। मायावती शब्द हमने लिखा है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की उस महिला का नाम बताएं जो 2 बार उत्तर प्रदेश की वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो याद रखिएगा ये 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं 2 बार मंत्री रह चुकी हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, नाम पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण थे कुछ पॉइंट जो कि आप लोगों के साथ हमने शेयर किए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शामली। तो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जो जिला है वो शामली है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर अब देखें सहारनपुर भी हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो है सही होगा। अब उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पूछे, ठीक है, सबसे उत्तरी जिला अगर पूछता है तो आपको बताना है सहारनपुर, ये उत्तरी जिला है। महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखिए सोनभद्र की अगर बात करेगा, ये सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा? सोनभद्र है। बात करें बलिया की, तो बलिया ये पूर्वी जिला है। कौन सा जिला है? तो आप बताएंगे पूर्वी जिला है। तो इंपॉर्टेंट है, तो पूर्वी जिला कौन सा है? तो आप बताएंगे बलिया है। और शामली जो था ये पश्चिमी था, जैसा कि प्रश्न में पूछा गया है। तो इस तरीके से एक प्रश्न में हम 4 प्रश्नों को यहाँ पर शामिल कर रहे हैं। और इस तरह से देखा जाए तो अभी तक 12 चौक 48 प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं, यानी देख चुके हैं। तो हमारा जो सबसे पश्चिमी जिला पूछा गया था वो शामली था। तो यह यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। चारों ऑप्शन में से बताना है। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप बताएंगे। ठीक है, 13 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हापुड़। ठीक है, तो हापुड़ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आप याद रखेंगे वो हापुड़ जिला है। अगर बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है, क्षेत्रफल में ही बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा जिला जो है वो लखीमपुर जिला होगा। कौन सा हो जाएगा? लखीमपुर खीरी जिला। ठीक है, अब बात करेंगे अब सोनभद्र की। सोनभद्र भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर भी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। ये सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो कैसे? 4 राज्यों से घिरा हुआ है, राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसीलिए। अब वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? 4 राज्यों के नाम याद रखेंगे। पहला राज्य अब याद रखेंगे मध्य प्रदेश, यानी एमपी, यानी कि
मध्य प्रदेश। दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा? छत्तीसगढ़। चलिए हम हिंदी में लिखे दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, ठीक है, छत्तीसगढ़ से भी घिरा हुआ है। तीसरा इसका राज्य है झारखंड, ठीक है, झारखंड याद रखिएगा। चौथा राज्य जो है इसे घेरता है वो है बिहार। कौन सा है? बिहार। ये 4 राज्य वो हैं जो सोनभद्र जिले को चारों तरफ से घेरते हैं। तो उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो 4 राज्यों से घिरा हुआ है? तो आप बताएंगे सोनभद्र। अब 4 राज्यों के नाम पूछ सकता है, 4 राज्यों में से किससे नहीं घिरा है ऐसे भी पूछ सकता है, तो इन 4 नामों को जरूर याद रखना है। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, ये चारों राज्य जो हैं सोनभद्र को कवर किए हुए हैं। ललितपुर जिला यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ललितपुर जिला एक ऐसा है जो एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, एक ही राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। अब वो राज्य कौन सा है? आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जो कि यहाँ पर ये पॉइंट है जो हम लिखवा रहे हैं, इस तरह से हमारा ये प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है? तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है ये बतानी है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए जब पूर्व से पश्चिम की तरफ पूछेगा, पूर्व से पश्चिम, तो ये 650 किलोमीटर की लंबाई है। अगर पूछ लेता है पूर्व से पश्चिम की बजाय उत्तर से दक्षिण की तरफ, यानी उत्तर से दक्षिण, तो ये इसकी लंबाई कितनी है? तो अब याद रखना है आपको 240 किलोमीटर है। कितनी है? 240 किलोमीटर। ये दोनों यहाँ पर डाटा आपको याद रखना है, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण याद रखना है आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारा प्रश्न कंप्लीट हुआ। पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन ये दोनों यहाँ पर महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने यहाँ पर इनको बता दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 15। उत्तर प्रदेश में वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो आपको बताना है वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 का आप करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नोएडा में है। कहाँ पर है? तो आप बताएंगे नोएडा, इसका करेक्ट आंसर होगा। अब लखनऊ की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम यहाँ पर समझ लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखिए लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद, याद रखिएगा परिषद। तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो आप बताएंगे लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में। एक और महत्वपूर्ण है बायोटेक्नोलॉजी, याद रखिएगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ पर है? तो आप इसको भी याद रखेंगे लखनऊ में है। एक और इसका महत्वपूर्ण है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, ठीक है, राज्य आपदा प्रबंधन, ठीक है, प्रबंधन प्राधिकरण। तो ये जो बताया जा रहे हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर रट्टा मार के रखना है। तो कुछ हर एक देखिए प्रैक्टिस सेट में हम 3-4 लेके आते हैं, इस तरीके से जितने भी हैं सारे हम कवर करा देंगे प्रैक्टिस के तौर पर। तो लखनऊ की 3 चीजें हमने पढ़ ली। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ है? तो बताएंगे लखनऊ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो अब बताएंगे लखनऊ में। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लखनऊ में। अब बात करते हैं भदोही जिले की, ठीक है। भदोही में देखिए कालीन फेमस है, तो उसी के नाम से याद रखना है भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान। तो देखिए बात करेंगे जब कालीन की तो भदोही जिले को ही टिक करना है, ठीक है, नोएडा हो गया। अब कानपुर के कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम याद कर लेंगे। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान
संस्थान, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो आप बताएंगे कानपुर में, ठीक है। एक और यहां पर याद कर लेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी संस्थान, याद रखिएगा इसका नाम। चलिए एक बार रिवाइज करा देते हैं फिर से। देखिए लखनऊ की कुछ फेमस यहाँ पर संस्थान देखेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये भी लखनऊ में है, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ये भी लखनऊ में है। भदोही का महत्वपूर्ण संस्थान देखेंगे, भारतीय कालीन औद्योगिक संस्थान है। अब यहाँ पर नोएडा का हमने देख लिया, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो बताएंगे नोएडा में। कानपुर की बात करें, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो बताएंगे कानपुर में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कानपुर में है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट थे, हमने यहाँ पर आप लोगों के साथ साझा किए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में शाकंभरी देवी मंदिर किस जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर बताएंगे। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 16 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शाकंभरी देवी जो मंदिर है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सहारनपुर जिले में। बलरामपुर की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हम यानी मंदिर देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। देवी पाटन मंदिर नाम सुना होगा, देवी पाटन मंदिर, ठीक है, याद रखिएगा ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बलरामपुर में है। अगर देवी पाटन नहीं आता है, दूसरे नाम से भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा पाटेश्वरी, ठीक है, पाटेश्वरी देवी मंदिर, ये भी नाम याद रखिएगा, ये देवी पाटन का दूसरा नाम है पाटेश्वरी देवी मंदिर। तो इसीलिए हमने लिखवा दिया, किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमा के पूछा जा सकता है। तो बलरामपुर के फेमस मंदिर कौन से, देवी पाटन मंदिर या पाटेश्वरी देवी मंदिर। अब बात करते हैं सीतापुर की। सीतापुर में महर्षि, आपने नाम सुना ही होगा, महर्षि दधीची, ठीक है, आश्रम जो है ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सीतापुर जिले में है। एक यहाँ पर चक्रतीर्थी फेमस है नैमिषारण्य का, ठीक है, तो याद रखिएगा नैमिषारण्य, ठीक है, नैमिषारण्य चक्रतीर्थ जो है यहाँ का फेमस है। याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ये कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है, ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। महर्षि दधीच आश्रम कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सीतापुर में, या नैमिषारण्य चक्रतीर्थ कहाँ पर है, तो आप बताएंगे सीतापुर में। जौनपुर की फेमस चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। लाल दरवाज़ा मस्जिद, ठीक है, याद रखिएगा लाल दरवाज़ा मस्जिद कहाँ पर है, तो आप बताएंगे जौनपुर जिले में। तो इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने यहाँ पर देख लिया है, जो कि ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, इसलिए हम छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। रजत क्रांति का संबंध है, तो रजत क्रांति का किससे संबंध है, तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडा और मुर्गी उत्पादन जो ये संबंधित है किससे है, तो आप बताएंगे रजत उत्पादन। तो रजत क्रांति में अंडा एवं मुर्गी उत्पादन की बात कही गई है, यानी इससे संबंधित है, ठीक है। अब बात करते हैं, यहाँ पर 3 और एक्स्ट्रा दे रखे हैं, ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। पेट्रोलियम हो या खनिज तेल हो का उत्पादन जो है ये किससे संबंधित है, किस क्रांति से संबंधित है, याद रखेंगे ये काली क्रांति से संबंधित है। किससे, तो आप याद रखेंगे काली क्रांति से संबंधित है। तो काली क्रांति के अंतर्गत याद रखेंगे पेट्रोलियम तथा खनिज तेल उत्पादन आएगा। अब दुग्ध उत्पादन जो यहाँ पर दिया गया है ये श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है, किसके, श्वेत क्रांति के अंतर्गत आता है, ठीक है, श्वेत क्रांति। अगला आता है खाद्यान्न उत्पादन, तो ये हरित क्रांति के अंतर्गत आता है, किसके, हरित क्रांति, ठीक है। तो हरित क्रांति के अंतर्गत क्या आता है, तो आप बताएंगे खाद्यान्न। अब देखिए हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जनक के रूप में के जो भारतीय थे, देखिए भारतीय जनक कौन है, तो भारतीय में पूछेगा, अब विश्व में भी पूछ सकता है, तो विश्व में और भारतीय में 2 हम अलग अलग बता रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट यहाँ बनेंगे। भारतीय में याद रखेंगे MS स्वामीनाथन, MS स्वामीनाथन, ठीक है, MS स्वामीनाथन याद रखिएगा, ये भारतीय तुम्हारे खाद्यान्न के
हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो हरित क्रांति यानी भारतीय कौन है वो वैज्ञानिक, तो आप याद रखेंगे स्वामीनाथन है। अब विश्व में कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, तो याद रखिएगा इनका नाम नॉर्मन बोरलॉग। ये विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ये भारतीय स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर देखेंगे रजत क्रांति के जो यहाँ पर थे, रजत क्रांति, तो रजत क्रांति के जनक के रूप में जो है यहाँ पर जानी जाती हैं इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसे भी जरूर अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। जो भी संभावित है हमने यहाँ पर पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 18, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है, ठीक है। तो आपको बताना है निम्न में से गेहूं की खेती के लिए, तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त रहती है। प्रश्न संख्या है 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दोमट मिट्टी। जो गेहूं की अच्छी पैदावार के लिए दोमट मिट्टी जो होती है सबसे अच्छी होती है। काली मिट्टी में कपास का उत्पादन किया जाता है, ठीक है, कपास उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 19, उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में संतरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 19 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहारनपुर जिले में। तो सहारनपुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 20, भारत में हरित क्रांति का मुख्य ध्यान किन फसलों पर था। तो भारत में जो हरित क्रांति आई थी तो मुख्य फसलें उनमें कौन कौन सी शामिल थी, ये प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या है 20 का राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है चावल एवं गेहूं। तो मुख्य फसलें कौन कौन सी हरित क्रांति में शामिल थी, चावल और गेहूं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो आपको बताना है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ में है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है। महत्वपूर्ण है, चारों ऑप्शन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 22 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ संग्रहालय। इसका दूसरा नाम है राज्य संग्रहालय लखनऊ, याद रखिएगा। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को यहाँ पर दे देते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये स्थापना याद रखिएगा 1863 में स्थापना हुई थी। कब हुई थी, तो आप बताएंगे 1863 में। तो लखनऊ में कहाँ पर है, तो आप बताएंगे बनारसी बाग में। कहाँ पर है, बनारसी बाग में स्थित है। कहाँ पर है, बनारसी बाग में ये स्थित है। तो कब इसकी स्थापना हुई थी, तो आप बताएंगे 1863 में। अब देखिए, अभी तीन जो अलग से ऑप्शन दिए गए ये भी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब ये से पूछ सकता है राजकीय बौद्ध संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं वहाँ पर कुशीनगर में है। राजकीय संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मथुरा में। लोक कला संग्रहालय कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं लखनऊ में। तो इसीलिए हमने कहा था यहाँ पर चारों ऑप्शन जो है महत्वपूर्ण है। जो प्रश्न में पूछा गया वो तो है ही है, इसके अलावा जो ऑप्शन दे रखे हैं वो भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23, भितरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। तो देखिए 23 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे, भितरकनिका मैंग्रोव वन किस राज्य में स्थित है। 23 का करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओडिशा में। तो भितरकनिका मैंग्रोव वन जो है सुंदरबन मैंग्रोव वन के ये दूसरे नंबर पे आता है। ये भी इसीलिए महत्वपूर्ण, इस पर बहुत सारे प्रश्न बन चुके हैं। तो भितरकनिका मैंग्रोव वन जो है कहाँ पर है, तो आप बताएंगे उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में। महाराष्ट्र की कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर शेयर कर देते हैं आप लोगों से। जैसे पूछ लेता है महाराष्ट्र में, तो लोनार झील याद रखिएगा। लोनार झील कहाँ पर है, तो आप बताएंगे महाराष्ट्र में है। तो यहाँ से कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हम याद करते हुए चलेंगे। राजस्थान की महत्वपूर्ण झील जो है याद कर लेंगे, यहाँ पर सांभर झील है। कौन सी है, तो आप याद रखेंगे सांभर झील को याद रखना है। अब मणिपुर का महत्वपूर्ण याद रखना है झील, लोकटक झील। कौन सी है, लोकटक झील याद रखना है। ये कहाँ पर है, तो आप बताएंगे मणिपुर में। तो इस तरह से हमने कुछ महत्वपूर्ण इसमें भी पॉइंट अलग से हमने पढ़ लिए हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। देखिए भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका स्थान जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, चार ऑप्शन बता सकते हैं।
24 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, गुफाओं में जो शैल चित्र नहीं, पत्थरों पर जो चित्र बने, उसके लिए भीमबेटका जो है प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव द्वारा सर्वप्रथम अनाज कौन सा यूज किया गया? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 25 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जौ। तो जौ का सर्वप्रथम मानव ने उपयोग किया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 26। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो आपको बताना है 26 का राइट आंसर, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ठीक है, 26 ये इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नर्मदा घाटी में मानव के सर्वप्रथम साक्ष्य मिले थे। कहाँ पर? तो आप बताएंगे नर्मदा घाटी में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 27। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। 27 का करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर कनिंघम है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम याद रखिएगा। 27 का ऑप्शन जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। पौधों में कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल किससे बनी होती है? तो पौधों में जो यह कोशिका भित्ति होती है, ये किससे बनी होती है आप बताएंगे। 28 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज, तो सेलुलोज से बनी होती है कौन सी चीज? तो आप बताएंगे कोशिका भित्ति। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 29। गुणसूत्र किससे होगा? यहाँ पर किससे बने होते हैं? तो गुणसूत्र किससे बने होते हैं ये बताना है। देखिए 29 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम जिन्हें कहते हैं, तो वो किससे बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। ये नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। नाभिक यानी न्यूक्लियस की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको बताना है नाभिक की खोज किस वैज्ञानिक ने की। अब इसमें हम चारों ऑप्शन को थोड़ा सा, यहाँ पर चारों ऑप्शन है या 3 ऑप्शन को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। तो प्रश्न संख्या 30 को आपको बताना है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉबर्ट ब्राउन। तो नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। अब देखिए रॉबर्ट हुक ने भी खोज की थी, तो किसकी की थी? तो आप बताएंगे कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। ठीक है, इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जीन की खोज, तो मेंडल के द्वारा जीन की खोज की गई थी। तो जीन की खोज किसके द्वारा की गई? तो जॉन मेंडल के द्वारा की गई थी। ये ना मटर के पौधों पर बहुत बार बार ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो पादप कोशिकाओं में, पादप कोशिका की बात कर रहा है, प्लांट सेल की बात। तो पादप कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? देखिए 31 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रिक्तिका, जिसे हम कहते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल जो होता है प्लांट सेल में सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। ठीक है, तो कौन सा? तो आप याद रखेंगे वैक्यूल। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। अब 32 का यहाँ पर राइट आंसर बताना है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था? तो आपको बताना है भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब बनकर तैयार हुआ था। 32 का यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? देखिए 32 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से संविधान जो बनकर तैयार हुआ था। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव, इस टर्म को पढ़ना है, उद्देश्य प्रस्ताव कितने अनुच्छेद में विभाजित था? तो कितने अनुच्छेद में विभाजित था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ देखिए 33 का राइट आंसर आपको बताना है। 33 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, 8 अनुच्छेद में विभाजित था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? तो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य शामिल थीं? 34 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 15 महिलाएं यहाँ पर शामिल थीं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो आपको बताना है
भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? ठीक है, 35 का यहाँ करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये नाम याद रखिएगा, रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का जो संविधान था ये इन्हीं के द्वारा हस्तलिखित किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 36। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? अब देखिए यहाँ पर अस्थायी सभापति की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से सोच करके यहाँ पर राइट आंसर बताना है। 36 का आप करेक्ट आंसर यहाँ पर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये अस्थायी यहाँ पर सभापति थे। बात करेंगे स्थायी की तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद ही थे यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 37। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अब बताना यहाँ पर संवैधानिक सलाहकार का नाम। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर बता सकते हैं। 37 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BN राव जो हैं ये संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, अब स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर यहाँ पर देखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब देखिए, झंडा समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। ठीक है, अब 38 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 39। उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग कितना है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना है? यहाँ पर का लगभग होगा, क्षेत्रफल का लगभग कितना है, यानी भारत के क्षेत्रफल का कितना है। ठीक है, 39 का आप यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा। और अगर प्रतिशत में बात करेंगे 7.33% है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल। पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल प्रतिशत में? तो बताएंगे 7.33%। अगर बात करेगा यहाँ पर इस डाटा में तो याद रखेंगे 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 40। उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है? अब जिलों के नाम भी यहाँ पर बता देंगे ताकि अच्छे से किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे आपका प्रश्न ना छूटे। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों की कुल संख्या कितनी है? 40 का यहाँ पर राइट आंसर आप बताएंगे। 40 का राइट आंसर क्या होगा? देखिए, 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुल 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। अब वो 7 जिले कौन कौन से हैं उनके नाम याद करेंगे। पहला दूसरा गिनती हम करके यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 7 के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे आता है पीलीभीत। ठीक है, याद रखिएगा, पीलीभीत जिला जो है ये उत्तर प्रदेश का जिला है और साथ ही साथ नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगला आता है लखीमपुर खीरी। कौन सा? लखीमपुर खीरी, याद रखिएगा। अगला आता है बहराइच, श्रावस्ती, श्रावस्ती जिला हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा। 5 नंबर पे याद रखेंगे बलरामपुर, बलरामपुर। ठीक है, अगला आता है सिद्धार्थनगर, सिद्धार्थनगर हो जाएगा। अगला आ जाएगा महाराजगंज, महाराजगंज ये जिला है। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 7 जिले हो जाएंगे जो कि नेपाल से अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 41। ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है? तो उत्तर प्रदेश का एक ऐसा जिला है जो अपनी सीमा हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। वो कौन सा जिला है उसका नाम बताना है। 41 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सहारनपुर जिला है। ठीक है, तो सहारनपुर जिला जो है ये हिमाचल प्रदेश से साझा करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 42। पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है?
तो आपको बताना है पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है। 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 43। एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है। तो एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला तो आप लोगों को पता है चीन है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पर कौन सा है, हम लिखे दे रहे हैं, किसी भी तरीके से प्रश्न पूछे आप बता देंगे। पहले नंबर पर आता है चीन, दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या में भारत, अब तीसरे नंबर पर इसमें से राइट आंसर आप बता सकते हैं। देखिए 43 का यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। तो तीसरे नंबर पे कौन आ जाएगा, तो अब याद रखेंगे इंडोनेशिया यहाँ पर देश आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इसकी जनसंख्या जो है तीसरे नंबर पे आती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 44। वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। ठीक है, अच्छे से समझिएगा प्रश्न को, ये बहुत बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो भारत की जनसंख्या का विश्व के जनसंख्या में प्रतिशत बताना है कितना है, लगभग में कितना है। ठीक है, तो लगभग पूछा है तो थोड़ा डाटा इधर उधर हो सकता है, लेकिन लगभग यहाँ पर करेक्ट है क्योंकि ये PYQ है, पूछा गया था, वही हमने यहाँ पर प्रश्न शामिल किया है। ठीक है, 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 17.7%। लेकिन एक्चुअल में डाटा आप लोगों को अलग तरह से भी मिल सकता है, 17.5% भी मिलेगा, इसीलिए शब्द यहाँ पर लग गया लगभग। तो 17.7% यहाँ पर 5 के करीब में ही, इसलिए लगभग वाला हमारा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 45। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट डाटा बताएंगे, यदि याद रखना है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है। तो भारत की कुल साक्षरता दर पूछी है, तो कुल साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी थी। 45 का यहाँ पर राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन बी, 74.04%। यहाँ पर ये कुल साक्षरता दर रही है भारत की, कुल की बात करेगा तो 74.04% को टिक करना है। अब देखिए यहाँ पर 82.14%, यह भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर भारत की कुल पुरुषों का साक्षरता दर कितना रहा था। तो यहाँ पुरुषों की साक्षरता दर, तो कुल की बात चला तो कुल में ही बता रहे हैं, पुरुष की साक्षरता दर कितनी रही थी। तो आप बताएंगे यहाँ पर 82.14%। बात करें महिला साक्षरता दर कितनी रही थी, तो यहाँ पर महिला का भी याद रखिएगा। तो महिला की साक्षरता दर कितनी रहेगी, 65.46%। कितनी रहेगी, 65.46% यहाँ पर साक्षरता दर रहेगी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 46। कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में स्थित है। यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स भारत के किस राज्य में है। 46 का आप राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में कोलार खान पड़ती है। कहाँ पर है, तो आप बताएंगे कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखेंगे 47। काली मिट्टी को अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो काली मिट्टी का अन्य नाम हमें बताना है। 47 का यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको बताना है। देखिए काली मिट्टी को हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, करेल मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो काली मिट्टी के बहुत से नाम होते हैं, याद रखिएगा, रेगुर, करेल या कपासी मिट्टी के, तब भी समझ जाना काली मिट्टी की ही बात कर रहा है। काली मिट्टी में कपास सबसे अच्छा पैदा होता है, इसीलिए इसका नाम कपासी मिट्टी भी रख दिया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 48। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसे हम टिस्को कहते हैं, की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना किस वर्ष और कहाँ हुई। 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907 में स्थापना इसकी हुई थी। कब स्थापना हुई, तो आप बताएंगे 1907 में। कहाँ पर हुई थी, आप याद रखेंगे जमशेदपुर में। कहाँ पर, जमशेदपुर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत से एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न ये पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 49। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र पूछा है। 49 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोनभद्र जिला। तो सोनभद्र जिले में 1% क्षेत्र सर्वाधिक है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 50।
उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गणना, ठीक है, देखिए मृदा जो है यहाँ पर रखें, मृदा धान के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पे गणना नहीं होगा, यहाँ पर याद रखेंगे गन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आप रखेंगे इसमें गन्ना, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, गन्ना की बात चल रही थी, तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ना एवं धान के लिए महत्वपूर्ण है, तो गन्ना और धान के लिए कौन सा क्षेत्र जो है महत्वपूर्ण होगा, यानी सबसे ज़्यादा गन्ना और धान की पैदावार किस क्षेत्र में होती है, उस क्षेत्र का नाम बताना है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की मृदा गन्ना एवं धान के लिए महत्वपूर्ण है, किस क्षेत्र की मृदा पता नहीं। क्वेश्चन नंबर 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे तराई क्षेत्र। इस तरह से हमने यहाँ पर 50 प्रश्नों को देखा है, 50 प्रश्न के साथ साथ ऑप्शंस को भी देखा है। देखा जाए तो 100 से ज़्यादा प्रश्नों को हमने यहाँ पर एक ही प्रैक्टिस सेट में हमने पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन हमारा अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।